हेलो दोस्तों, हमारे पास टॉपिक चल रहा है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। और रॉस एंड विल्सन की बुक है। चैप्टर नंबर 9 है एंडोक्राइन सिस्टम और सेक्शन नंबर 2 है कम्युनिकेशन का टॉपिक है। और क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में पैनक्रियाज जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। और डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने वो स्टडी किया था। पेज नंबर 228 है ये, और 229, ठीक है। 228 और 229 पेज है जिसमें हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस देखी थी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसेमिक कोमा देखा था हमने। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, यानी कि हमने एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस देख ली थी। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। अक्यूट में हमने देखा था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, ये देखा था। अब हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंस, यानी कि जो शुगर का पेशेंट होता है, डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट होता है, और ज़ियाबतीस शक्री जिसे कहते हैं, उसका लॉन्ग टर्म अगर उसको रहे ये डायबिटीज़, और ऑब्वियसली जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो लॉन्ग टर्म ही होता है। टाइप 2 को भी अगर प्रॉपर केयर ना की गई तो वो भी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, यानी कि जो शुगर के पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, बेसिक और मेन कॉम्प्लिकेशंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस, डायबिटिक मैक्रोएंजियोपैथी और डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी, यानी कि और इन्फेक्शन क्या है, और रीनल फेलियर, ब्लाइंडनेस। यहाँ पे 3, 4, 5, 6 टाइप्स की यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं। अच्छा, साथ में मैं आपको एक यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूँ कि आई एम एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर कराची में मैं अपनी ओपीडी स्टार्ट कर रही हूँ, जो सिर्फ फीमेल्स और चिल्ड्रंस के लिए है। तो अगर आप मेरे क्लिनिक में आना चाहती हैं तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं, या आप जो है मेरी क्लिनिक में तशरीफ़ ला सकती हैं। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 10 AM to 12 PM 2 घंटे मैं देती हूँ अपने क्लिनिक को। तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहती हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे ज़रूर आ सकते हैं, मेरे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंस क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर यानी कि ये दिल से निकला है, जो हार्ट होता है ना उसको कार्डियो कहते हैं। तो दिल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो शुगर के पेशेंट को लॉन्ग टर्म जाकर अफेक्ट करती हैं। जब बहुत अरसा गुजर जाए आपकी बीमारी को, तो आपको दिल का मसला, दिल से रिलेटेड मसला भी हो सकता है। अब इस पैराग्राफ में इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड हम इसको समझते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। क्यों होता है? यानी कि दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो डायबिटिक पेशेंट उसमें जो है वो प्रॉन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चेंजेस इन ब्लड वेसल्स, एंजियोपैथीज may still occur when the disease is well controlled। इवन कि अगर डायबिटिक पेशेंट ने अपनी जो बीमारी है उसको कंट्रोल किया है, प्रॉपर उसने मेडिकेशंस ली हैं, ड्रग्स ली हैं, उसने इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए हैं, बट अगर उसको लॉन्ग टर्म्स लाइक अगर 5 ईयर्स हैं, 8 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स से डायबिटीज़ वो रहा है पेशेंट, तो उसको दिल की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या है, क्योंकि जो डायबिटीज़ की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसका वो चेंज हो जाती हैं, उसकी जो अंदर का डायमीटर होता है वो चेंज हो जाता है। ब्लड वेसल्स हैं, इसमें शुगर है या इसमें ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज है वो तैर रहा है ना, इजीली मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं ना, इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये थोड़ी सी थिकर हो जाती हैं, इसमें चेंजेस आने शुरू कर जाते हैं। तो जब इसमें चेंजेस आएंगे ना, स्पेशली अगर हार्ट की तरफ जो आर्टरीज जा रही हैं वहाँ पे चेंजेस आएंगे, तो फिर हार्ट से रिलेटेड या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। डायबिटिक मैक्रोएंजियोपैथी, मैक्रो का मतलब होता है बिगर, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, तो मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ आपको। तो डायबिटीज़ की वजह से एंजियोपैथी हो जाता है। मोस्ट कॉमन लीजन्स आर एथ्रोमा एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द लार्ज आर्टरीज। अच्छा, लार्ज आर्टरीज हैं ये, सपोज ये आर्टरी है और इसका अगर हम ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर लें तो जो इसका डायामीटर है ना, इसका जो गोल है, सर्कुलर है, ये मैं यहाँ पे इसकी पिक बनाई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने, तो ये आर्टरी है ब्लड स्ट्रीम की,
ब्लड स्ट्रीम है, नसें फैली हुई हैं, आर्टरीज फैली हुई हैं, शरियाने ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम है। बट इसको अगर हम इसका डायमीटर देखें या टीएस सेक्शन देखें तो ये जो डायमीटर है ना, इसको कंसिडर करो। एक नस है ये, खून की ब्लड वेसल है, इसको कंसिडर करके इसको देखो, ठीक है। अब ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है या टीएस सेक्शन है या ट्रांसवर्स सेक्शन है, उसका क्रॉस सेक्शन सॉरी। तो उसके अंदर ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है ना, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कैल्सिफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसका डायमीटर है ना वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से अब जो ब्लड है, जितना ये डायलेट थी तो ब्लड आराम से गुजर रहा था, लेकिन डायबिटीज़ हुआ, टाइम के साथ साथ इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो गई है। तो इस कैल्सिफिकेशन की वजह से इसका डायमीटर जो है वो नैरो हो गया है। नैरो होने की वजह से जो ब्लड है इसके अंदर से आर पार मुश्किल से हो रहा है, थोड़ा रुक कर निकल रहा है। जितना वो डायलेट होने की वजह से ईजिली मूव करता था, वो इतना ईजिली मूव नहीं कर रहा जो ब्लड है। तो क्या होता है लार्ज आर्टरीज के अंदर, इसके नतीजे में क्या होता है, इन टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है, दीज चेंजेस में आकर एट अ रिलेटिवली अर्ली एज। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं देन टाइप 2 डायबिटीज़। द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज आर सीरियस एंड ऑफन फैटल। इसको रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो सकता है ये, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो हमने बताया यहाँ पे स्टडी किया कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, सडन स्ट्रोक हो सकता है हार्ट का, एंजाइना हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी भी डिजीज़ हो सकती हैं। डायबिटिक मैक्रोएंजियोपैथी में क्या होता है, इसको जहन में रखना आप, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को इसको जहन में रखना है। दिस अफेक्ट स्मॉल ब्लड वेसल्स। अच्छा, क्योंकि मैक्रोफेज था तो इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स इंक्लूड थी। अब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो डेलिकेट होती हैं, जो सॉफ्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, देयर इज द थिकनिंग ऑफ द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ आर्टेरियोल्स। आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल जो है वो बिग है, मैक्रो है, उसकी बात हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। अब माइक्रो में जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं क्या होती हैं, आर्टेरियोल्स होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं ना। तो आर्टेरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्यूल्स हैं। तो ये क्या है, इनमें प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज प्रोग्रेसिंग टू गैंग्रीन एंड डायबिटिक फूट, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसका लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके पाँव में ज़ख़म हो जाता है, और ज़ख़म ऐसा होता है कि वो काटना पड़ता है पाँव, ऐसा मतलब ये लॉन्ग टर्म जो केसेस हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी रेटिना से निकला है। रेटिना कहाँ पे मौजूद होता है, आईबॉल के अंदर मौजूद होता है, यानी कि जो देखने की हिस्स होती है, हमारी सेंस ऑफ साइट होती है, उसको अफेक्ट करता है डायबिटीज़। यानी कि जो शुगर पेशेंट होगा ना, उस शुगर पेशेंट को टाइम के साथ साथ विद द टाइम रिस्पेक्ट उसको देखने की जो सलाहियत है वो जो है वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, नेफ्रो का वर्ड जो निकला है ना वो नेफ्रॉन से निकला है, और जो नेफ्रॉन है वो किडनी में पाए जाते हैं। यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसका किडनी जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में ज़रूर अफेक्ट होगा, उसको प्रॉब्लम होगा उसकी किडनी को लेकर। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो न्यूरॉन से निकला है, न्यूरोपैथी, और न्यूरॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं, इट्स अ मेन एंड बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्पेशली व्हेन माइलिनेशन इज अफेक्टेड, जो माइलिन शीट होती है ना ब्रेन के अंदर, वो अगर अफेक्ट हो जाए डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ का असर क्या होता है, अगर हम प्रीवियस वीडियो में हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में हमने स्टडी किया था कि जो हमारे ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन उसको यूटिलाइज करता है। तो अगर वहाँ पे कभी ज़िंदगी में कभी रहा हमें हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज़ की वजह से, तो माइलिन शीट अफेक्ट होगी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। इन्फेक्शन और डायबिटिक पीपल्स आर हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन स्पेशली बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं क्यों होते हैं, बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उनको स्किन से रिलेटेड कोई कट है, कोई प्रॉब्लम है, छोटे मोटे कट भी उनके लिए जो होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर जो वूंड्स होते हैं, जो ज़ख़म होते हैं, वो आसानी से हील नहीं होते, पॉसिबली बिकॉज फैगोसाइटिक एक्टिविटी इज़ डिप्रेस्ड। फैगोसाइटिक किसे कहते हैं, यानी कि जो
इन्फेक्शन को किल करने के बाद जो इनगल्फमेंट का प्रोसीजर है वो नहीं होता डायबिटिक पेशेंट में, बहुत ही कम होता है, बहुत स्लो डाउन होता है, तो वो बहुत कम होता है बाय इनसफिशिएंट इंट्रासेलुलर ग्लूकोज, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत स्लोली हो रहे होते हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर। इन्फेक्शन में कॉज, तो इन्फेक्शन उनके अंदर जल्दी हो जाता है, यानी कि जो अलाइव कंडीशन होती है ना जिसमें सेल एक्टिव होता है, किसी भी वूंड को बहुत जल्दी हील कर लेता है, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर बहुत कम अमाउंट में होती है, बहुत स्लोली चल रही होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन areas affected by peripheral neuropathy and changes in blood vessels in the feet when sensation and blood supply are impaired, boils and carbuncles। तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसको बॉयल्स हैं यानी कि फोड़े फुंसियाँ जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगे या निकल सकने के चांसेस होंगे, वजाइनल कैंडिडियासिस, ट्रश, और जो फीमेल्स होंगी उनको वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस, और गुर्दे के जो इन्फेक्शन है वो भी हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को, रीनल फेलियर, दिस इज ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड इज अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दोज विद डायबिटीज़, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके गुर्दे बहुत जल्द बेकार हो जाते हैं, और जो कॉज होता है कि है डायबिटीज़ मगर गुर्दे फेल हो गए, तो ये लॉन्ग टर्म में जो हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस को वो कर रहे हैं, तो रीनल फेलियर भी हो सकता है, रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेल हो जाना, ब्लाइंडनेस। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक जो लॉन्ग टर्म हम स्टडी कर रहे हैं डायबिटीज़ का, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना से निकला है, आइस से निकला है, आइस से रिलेटेड डिजीज़ है डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से जो हमारे आइस की जो डेलिकेट वेसल्स होती हैं ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टीरियोल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं, तो वो अफेक्ट करती हैं, इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन अडल्ट बिटवीन 30 and 65 ईयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। अच्छा, जिन लोगों को डायबिटीज़ है 30 से लेकर 65 साल की उम्र तक के जो लोग होते हैं उनको ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी आइज़ के आगे जो कैटरेक्ट है, जो मोतिया है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। वैसे आफ्टर ईयर ऑफ 40 कैटरेक्ट जो है एक ऐसी बीमारी है, आंखों में सफ़ेद मोतिया, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर शख्स में डेवलप हो जाता है, किसी को सर्जरी करवानी पड़ती है, कोई इसी तरह, मतलब जो हमारी आंखों के देखने का विजन है ना, विजन हमारा लॉस होना शुरू कर देता है आफ्टर एज ऑफ 40। तो कैटरेक्ट जो है आंखों के बाद एक झिल्ली, आंखों के आगे एक झिल्ली सी आ जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये थोड़ा जल्दी हो जाती है, ये प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी हो जाती है। एंड डायबिटीज़ ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, यानी कि सफ़ेद मोतिया जो है डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर सकते हैं। एंड अदर विजुअल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो आँखों की महंगापन है, देखने की सलाहियत है, कम स्लो विजन है, ब्लर विजन है, ये तमाम जो कंडीशंस हैं डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा उसमें प्रॉन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप फर्दर कौन से वीडियो को देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक को स्टडी करना चाहते हैं। डॉक्टर हिरा को दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।